ये एक छोटी सी कोशिश है टीम सनराइज लर्निंग की और मेरी डॉक्टर सोनाली की कि हम जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको एज एंड व्हेन पॉसिबल कुछ छोटे छोटे एम्पावरमेंट के लिए, उनके सीखने के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटे छोटे इवेंट्स करते रहते हैं। और ये भी एक ऐसा ही अटेम्प्ट है, एक कोशिश है। आपसे हम सीखते हैं और हमसे आप सीखते हो, और हम सबका टीचर कौन है? हमारा बच्चा। तो उस बच्चे से हम जो कुछ भी सीखते हैं वो वेरी ऑफन हम कोशिश करते हैं कि शेयर करते रहें, इंटरैक्ट करते रहें, बातें करते रहें उन चीजों के बारे में, सो दैट हम ग्रो करते रहें एज पेरेंट्स एंड एज प्रोफेशनल्स। सो उसी को वही एक अटेम्प्ट लेके आज का पेरेंट एम्पावरमेंट वेबिनार प्लान किया है। सो मैं शुरू करते वक्त एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करूंगी। सो दिस स्टोरी इज अबाउट, एनी गेसेस ये स्टोरी किसके बारे में हो सकती है? दोज ऑफ यू who know us also know कि ये स्टोरी यूजुअली होती है भोलू के बारे में। सो भोलू और उसकी जो मम्मी है हमारे साथ रेगुलर ऑनलाइन कंसल्टेशंस करते थे, और वो रहते हैं, एक टाउन है डिब्रूगढ़ आसाम के पास, मुझे नाम याद नहीं है, वो ऐसे छोटे से टाउन में रहते हैं भोलू और उसकी मम्मी। तो उसकी मम्मी ने एक बार एक कंसल्टेशन में कहा कि मैम बाकी सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे बेटे ने अभी तक इंस्ट्रक्शन फॉलो करना नहीं सीखा है। आपने कहा था स्लोली बोलो, क्लियरली बोलो, छोटे इंस्ट्रक्शंस टारगेट बना के चलो, छोटे सेंटेंस बोलो, बोलने के बाद 10 सेकंड रुक जाओ, उसको प्रोसेसिंग टाइम दो, आप प्रॉम्प्ट दे दो, फिजिकल प्रॉम्प्ट जो कि एररलेसली उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में हेल्प करे, उसकी हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो थ्रू कराइए, और काम होते ही कुछ रिवॉर्ड दे दीजिए, सोशल स्टोरी सुनाइए, पिक्चर्स दिखाइए। मैम मैंने तो सब कुछ ट्राई किया, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ने इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सीखा ही नहीं, और उसकी वजह से, इस एक स्किल की वजह से उसकी लर्निंग बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसकी लर्निंग आगे बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि मैं उसको कुछ करा ही नहीं पा रही हूँ। मुझे कोई तो इंस्ट्रक्शन चाहिए जो वो फॉलो करे। सो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूँ। एंड मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, एज अ डॉक्टर, एज अ कंसल्टेंट, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ तो सारी स्ट्रैटेजीज फेल हो गई। अब मैं क्या करूं, इनको क्या बताऊं, बिकॉज शी वाज सीमिंगली ट्राइंग वेरी वेरी जेन्युइनली, राइट? तो जो भोलू है उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना नहीं आ रहा था, ये उनकी मम्मा ने बताया। सो उन दिनों में एक नई नई ताजी ताजी रिसर्च स्टडी आई थी फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, यूसीएल, बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। और उस स्टडी ने कहा कि इफ यू डू समथिंग फॉर 21 डेज कंसिस्टेंटली, अगर आप किसी काम को लगातार रोज बिना रुके, बिना छोड़े, बिना गिव अप किए, एक रूटीन को 21 दिन तक लगातार करते रहते हैं, तो वो रूटीन जो है आपकी ब्रेन में हार्ड वायर हो जाता है और वो एक हैबिट बन जाती है। तो 21 डेज लगते हैं एक हैबिट को बनने में। उसके बाद आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, एक बार 22nd डे पे आप आए तो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली करने लगेगा। पहले 21 डेज की मेहनत है, कंसिस्टेंटली उसको कराते रहिए, उसको सिखाते रहिए। तो आप सिंपल इंस्ट्रक्शन दो इन इजी लैंग्वेज, धीरे धीरे बोलो, क्लियरली बोलो, बोलने के बाद एक प्रोसेसिंग टाइम दो 10 सेकेंड का, फिर धीरे से फिजिकल प्रॉम्प्ट देके उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो थ्रू करा दो। और करने के जस्ट बाद एक छोटा सा रीइंफोर्समेंट कर दीजिए। 21 दिन तक आप ऐसे ही करते रहिए विदाउट गिविंग अप। ये बात मैंने उनको पूरे कन्विक्शन के साथ समझा दी कि आप मुझे 21 दिन तक रोज मैसेज करके बताना कि कैसे चल रहा है, और बीच में छोड़ना नहीं, गिव अप मत करना। और वो ऐसी मम्मा है जो उन्होंने बोला यस मैम, डन, मैं ऐसा ही करूंगी। अब उन्होंने एक्चुअली ऐसा ही किया। कुछ 4 इंस्ट्रक्शंस का हमने गोल लेके चले थे, छोटे छोटे बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे, डोर बंद कर दो, मम्मी फोन ला दो, मम्मी का फोन ला दो, फोन ऑन कर दो और रिमोट दे दो। और हर रोज वो पिक्चर दिखा के और वर्बल इंस्ट्रक्शन दे के वो उसी मेथड को फॉलो करती थी, और एक मैसेज भी मुझे भेजती थी, मैम डे 1, मैम डे 2, मैम डे 3। तो मैं तो काफी सरप्राइज थी कि उनके एफर्ट्स के साथ साथ वो इतना अपडेट भी कर रही थी रेगुलरली। तो ऐसा बहुत अच्छे से चलता रहा। 20th डे पे, 20वें दिन, मैंने यूसीएल के न्यूज लेटर में पढ़ा कि इसी स्टडी का एक रिवाइज्ड वर्जन आया है, और उस वर्जन ने बोला
एक्चुअली 66 डेज लगते हैं एक रूटीन को हार्ड वायर होने में, उसके बाद वो हैबिट बन जाती है। उससे पहले आप गिव अप मत करो, तो वो रूटीन ऑटोमेटिक बन जाएगा आपके आपके ब्रेन में। अब मैं वंडर कर रही हूँ कि मैं उस मम्मी को क्या बोलूं, जो मम्मी 20 दिन से लगातार तन मन धन से वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करा रही है और मुझे मैसेजेस भेज रही है। तो मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। 21 डेज तो हो गए, लेकिन अब मैं बोलूं अब छोड़ना मत, अभी 66 डेज तक आपको करना है, उसके बाद आपको आउटकम मिलेगा, श्योर शॉर्ट आउटकम मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बताया है भाई। तो मैं सोच ही रही थी, और इससे पहले कि मैं उनको कोई मैसेज करती, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम हर, फ्रॉम भोलू की मम्मी। एंड द मैसेज रेड, हेलो मैम, कमाल ही हो गया, भोलू ने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी शुरू कर दी हैं, मेरा प्रॉम्प्ट भी तेजी से फेड होता जा रहा है, सोचा नहीं था कि 21 डेज का मैजिक ऐसा होगा, अब मैं सब कुछ सिखा सकती हूँ विद द 21 डेज फॉर्मूला। ये मैसेज उनका एज इट इज आया था, एज इट इज। तो मैं सुपर अमेज्ड थी, सुपर अमेज्ड। नॉट बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, इट्स अ रिनाउंड यूनिवर्सिटी, उनकी रिसर्चेस सॉलिड ही होती हैं, मॉम के एफर्ट से भी नहीं, क्योंकि मॉम्स करती हैं एफर्ट्स, हम सब मॉम्स बहुत जबरदस्त एफर्ट्स डालते हैं। भोलू की अचीवमेंट से भी मैं इतनी सरप्राइज नहीं थी, क्योंकि हमें पता है बहुत पोटेंशियल है बच्चों में। जो ह्यूमन बीइंग स्पेशली यूनिवर्स ने क्रिएट करके भेजे हैं, उनका पोटेंशियल लिमिटलेस है, हम कोई नहीं होते उनको क्वेश्चन करने वाले। तो मैं अमेज्ड इन सब चीजों से नहीं थी, आई वॉज अमेज्ड कि एक छोटा सा बिलीफ क्या कर सकता है, माँ ने विश्वास के साथ जो कदम रखा वो क्या कर सकता है। आई वॉज अमेज्ड एट दिस। एंड उससे भी ज्यादा अमेज थी मैं विद द पावर ऑफ समथिंग एल्स, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। यू नो, बिना गिव अप किए, बिना हार माने, बिना बीच में छोड़े, ट्राई करते रहना, वही सिंपल रूल और स्ट्रैटेजी जो हम सीखते आए हैं उनको अप्लाई करते रहना शांति से, बिना जल्दी जल्दी रिजल्ट्स की चिंता किए, दैट्स कंसिस्टेंसी। और अब इस सुपर पावरफुल फॉर्मूला के साथ उनको भी ये समझ में आ गया था कि हम कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, ब्रश कराना, रोटी ट्राई कराना, टॉयलेट सीट पे बिठाना, हेयर कट के लिए लेके जाना, स्विमिंग में कैप पहनना, रोलर स्केटिंग का प्रोटेक्शन गियर पहनना, मूवी थिएटर के अंदर लेके जाना, एंड सो ऑन। अब कोई लिमिट नहीं थी। अगर हमें कोई चीज ट्राई करानी है, किसी स्किल को सिखाना है, तो ये समझ आ चुका था कि हाँ जी, ये कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला काम करता है ना। तो अब आप ये सोच सकते हो कि मैम ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गिव अप मत करो, ट्राई करते रहो, कंसिस्टेंसी रखो, बट शुरू कैसे करना है। मेरा बच्चा तो सैलून के अंदर ही नहीं जाता, आप कह रहे हो कि रोज उसी सीट पे बिठाओ उसे 21 दिन तक। मेरा बच्चा तो रोटी का गस्सा को टच तक नहीं करता, आप कह रहे हो 21 डेज तक रोज रोटी ट्राई करो। शुरू कैसे करना है ये तो बताइए। तो आप मुझे एक बार ये बताइए, आप सब लोग, आप मुझे बताओ, आपने जब सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाने के लिए काम करना शुरू किया था, तब आपने काउंटिंग की थी? आपने बोला था बेटा हम काउंट ऑफ 10 तक बैठेंगे फिर आप उठ सकते हो, राइट? और ऐसे करके आपने काउंटिंग की थी। आपने मोबाइल फोन के लिए काउंटिंग की थी, मैं 100 तक काउंट करूंगी फिर आप मुझे मोबाइल फोन वापस दे देना, है ना? सो ये जो काउंटडाउन है, बिल्कुल ऐसे ही अब आपको फिर से काउंटिंग से शुरू करना है, लेकिन अब शुरू करना है विद द काउंट ऑफ 1। काउंट ऑफ 1 वो क्या होता है? रोटी प्लेट में रखी, काउंट ऑफ 1 के लिए, एंड उसके बाद हटा दी, एंड वी से गुड जॉब, गुड ट्राई। नेक्स्ट डे मे बी हम काउंट ऑफ 2 पे गए या नेक्स्ट वीक गए, हम काउंट ऑफ 1 को कितना भी लंबा चला सकते हैं, और काउंटिंग कितनी भी धीरे धीरे अपनी पेस पे चला सकते हैं। हम सैलून के सामने रुके, हमने बोला हम काउंट ऑफ 1 तक रुकेंगे एंड देन वील गो। जितनी देर में उसको रियलाइज होगा हमारी काउंट ऑफ 1 खत्म हो जाएगी। सो वी स्टार्ट विथ काउंट ऑफ 1 एंड वी गो टू काउंट ऑफ 2, देन वी गो टू काउंट ऑफ 3, एंड सो ऑन। एंड बाय 21 डेज आपकी काउंटिंग बहुत आगे तक निकल चुकी होगी, मे बी रोटी टच करने तक आ गए होगे, मे बी सैलून के दरवाजे के अंदर तक चले गए होगे, एंड बाय 66th डे इमेजिन हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ काउंट ऑफ 1। हम 1 1 करके बढ़ाते रह सकते हैं और अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, है ना? सो मैं कौन हूँ और मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? मेरा नाम डॉक्टर सोनाली कटारिया सिरोही है। मैं एक एमबीबीएस एमडी और जीएनबी डॉक्टर हूँ, एक बोर्ड सर्टिफाइड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट हूँ, फेलो इन पीडियाट्रिक्स हूँ, और इन सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर टू द फाउंडर ऑफ सनराइज लर्निंग फाउंडेशन,
की जो जर्नी है, ये जो पूरी जर्नी है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। लेकिन इस पूरी जर्नी का एक गजब का टर्निंग पॉइंट है, गजब का टर्निंग पॉइंट है दैट आई वांट टू शेयर विद ईच वन ऑफ यू हियर। इस वो टर्निंग पॉइंट है व्हेन आई अटेंडेड अ पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम जिसका नाम था द सनराइज प्रोग्राम। ये मैंने अगस्त 2014 में कंप्लीट किया। एंड ये प्रोग्राम इतना स्पेशल क्यों था? बिकॉज as a doctor, as an autism specialist, as a fellow in pediatrics, as all the training courses that I did in the field of autism, so far मैंने बस autism को समझा था, in depth autism को समझा था। इस प्रोग्राम की वजह से मैंने अपने बच्चे को समझना शुरू किया, उसकी नजरों से सब कुछ देखना शुरू किया। एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोग्राम मीन्स द वर्ल्ड टू मी। इट हैज बीन माय टर्निंग पॉइंट। एंड इसीलिए दुनिया की कोई डिग्री, कोई कोर्स, कोई किताब मुझे वो नहीं सिखा सकी जो मेरे मदरहुड ने मुझे सिखाया। सो माय ग्रेटेस्ट क्वालिफिकेशन इज कि मैं माँ हूँ 2 बॉयज की, पूरब जो कि 15 years old हैं और युवराज जो कि 10 years old है। सो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन। और एज अ मेडिकल डॉक्टर एंड एक ऑटिज्म स्पेशलिस्ट मैं आज आपको 3 फैक्ट्स दे रही हूँ। वो 3 फैक्ट्स जो एस्टैब्लिश्ड हैं और एविडेंस बेस्ड हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सालों की रिसर्चेस के बाद ये कंक्लूजन्स निकल के ये थ्योरीज बनी। पहला पहला जो फैक्ट है वो है यू कैन टीच एनीथिंग टू एनीवन एट एनी एज और स्टेज। इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे ये समझ में आता है कि किसी को भी किसी भी एज और स्टेज में कुछ भी सिखाया जा सकता है। इस हद की पोटेंशियल है प्लास्टिसिटी का, एबिलिटी टू लर्न। न्यूरॉन्स में, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें इस हद की एबिलिटी होती है कि कोई भी चीज कभी भी सिखाई जा सकती है। सो दैट्स कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड देयर आर लाखों लाखों रिसर्चर्स that have established and given us this gift which is called neuroplasticity. Second, जो हमने अभी देखा कंसिस्टेंसी, ऐसे ही हजारों लाखों स्टोरीज हैं जैसे भोलू की थी फॉर कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है विद रेगुलर एफर्ट एनीवन कैन लर्न एनीथिंग। रेगुलर एफर्ट डाला जाए तो कोई भी कुछ भी सीख सकता है। क्या ये 2 फैक्ट सुन के आपको कुछ इंकरेजमेंट मिला? अगर मिला तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यस। यस लिखिए लाउडली। यू आर डायरेक्टली इंटरैक्टिंग व्हेन यू आर अनाउंसिंग एंड सेइंग समथिंग। आप डायरेक्टली यूनिवर्स से इंटरैक्ट कर रहे हो। आप अपने बच्चे के लिए यस बोल रहे हो। यस, माय चाइल्ड कैन लर्न एनीथिंग at any age, at any stage. My child can learn with regular effort. He can learn anything. That's what you're saying when you're saying yes. So type in the chat box. Keep typing. लगातार आप interact कीजिए chat box में. That will help me to know that we are all here together, right? Okay. Now the third fact. Oh, so many yes. ये हुई ना बात. ये हुई ना बात. Yes. The third fact is for management of any condition in the world. As a doctor मैं बोल रही हूँ, दुनिया की किसी भी condition को manage करने के लिए हजारों तरह की treatment approaches होती है ना? अलग अलग तरह की approaches अलग अलग लोगों के लिए use होती है। Similarly, for teaching anything, हमारे पास हजारों लाखों strategies हैं, techniques हैं, principles हैं, even rules and guidelines हैं। डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट तरह की सिचुएशंस के लिए डिफरेंट तरह की टेक्निक काम करती है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज काम करती है। करेक्ट? बहुत सारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं, उसमें से कुछ भी गलत नहीं होता। नथिंग इज रॉन्ग और राइट। ऑल स्ट्रैटेजीज आर देयर, ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजीज, लेकिन वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम पे काम करती हैं। इसलिए आपको क्या चाहिए? द फैक्ट इज दैट यू हैव टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैकग्राउंड। वो आपके पास करेक्ट होना चाहिए, विच मीन्स कौन सी अप्रोच, कौन सी टेक्निक कहाँ और किसके ऊपर अप्लाई करनी है, कितनी देर तक अप्लाई करनी है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो द 3 फैक्ट्स आर कोई भी इंसान किसी भी स्टेज पे कुछ भी सीख सकता है। कंसिस्टेंट और रेगुलर एफर्ट्स के साथ कोई भी स्किल सिखाई जा सकती है। और तीसरा, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड कंसिस्टेंसी। आपको पता होना चाहिए क्या चीज कहां पर कितनी देर के लिए अप्लाई करनी है ना? सो यहाँ तक आते आते ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मुझे भी
पता हो कि कहाँ पर क्या चीज अप्लाई करनी है, कितनी देर तक अप्लाई करनी है, तो कितना अच्छा होगा। मेरे पास भी एक मेंटोर हो, एक पार्टनर हो, एक ऐसा ग्रुप हो, एक ऐसा कम्युनिटी सपोर्ट हो फेलो पेरेंट्स का, जहां से मैं सीख सकूं। सो विच मीन्स एवरीबडी कोई भी इस जर्नी में कहीं पर भी है, एवरीबडी नीड्स अ मेंटोर। आई नीड अ मेंटोर, यू नीड अ मेंटोर, एवरीबडी नीड्स अ मेंटोर, है ना। और अगर आपको कोई ऐसा मौका मिले, जब आपको कहीं से कोई कम्युनिटी सपोर्ट में सीखने का मौका मिल रहा हो, ग्रैब इट, डोंट लीव इट। जहां से आपको अपलिफ्टमेंट मिल रहा हो, ग्रैब इट, डोंट लीव इट। ठीक है, एक और रिसर्च की तरफ देखते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस इन द लास्ट 5 years हैव, बहुत सालों से हैं, बट लास्ट 5 years में बहुत ज्यादा सर्ज आई है रिसर्च स्टडीज की, that have shown that parents of autistic individuals are stressed, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। यहाँ पर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि वो स्ट्रेस में हैं? Yes, give me a yes. Are we feeling the stress? Do we often feel anxious? बहुत अक्सर हमें ऐसे सवाल आते हैं मन में कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये कब सीखेंगे, हम कैसे आगे चलेंगे, इनको इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी, इनकी लैंग्वेज कैसे आएगी, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, मेरे जाने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, लैक्स एंड लैक्स ऑफ क्वेश्चन, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। सो यस, all of us are sharing our yes, which is a fact. बहुत सारी रिसर्च स्टडीज, millions are pointing कि yes, there is a lot of stress in the parents of children who are autistic. ऐसी कुछ स्टडीज की ग्लिम्सेस मैंने यहाँ पर डाली हैं. There are review studies also which actually come to prove that 82.6% of the parents are under moderate to severe stress. और ये वो स्ट्रेस है जो डायरेक्टली रिलेटेड है to their children being autistic. This stress is directly related to their children's autism. But मजे की बात ये है कि ये जो स्ट्रेस है ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है with their functionality of their children. मतलब ऐसा नहीं है कि जिनके बच्चों की फंक्शनैलिटी थोड़ी पुअर है उनको ज्यादा स्ट्रेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है ये स्ट्रेस? क्या कौन सा बोझ है जो हम लेके निकल पड़े हैं? क्या ढूंढ रहे हैं हम? किस चीज का स्ट्रेस है? अगर ये फंक्शनैलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो किस चीज का स्ट्रेस है? हो सकता है ये ऐसा स्ट्रेस हो जिसके लिए हम ये ढूंढ रहे हो छड़ी। हो सकता है, हो सकता है काफी सारा स्ट्रेस इस वजह से हो, जितने भी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के लिए हम लेके जाते हो, जितनी भी मेडिकेशंस हम देते हो, जितनी भी हमने थेरेपी और ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन या ऑल्टरनेटिव थेरेप्यूटिक स्ट्रैटेजीज ट्राई की हूँ, वो हमने इस डायरेक्शन के लिए की हूँ कि शायद कुछ काम कर जाए, कुछ क्विक सोल्यूशन कुछ काम कर जाए। इवन बहुत सारे पेरेंट्स, अभी आपने देखा होगा, डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं इन स्पेशल एजुकेशन, शायद वो भी ढूंढ रहे हैं, दे आर सर्चिंग फॉर दैट आंसर जो शायद उन्हें मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों का स्ट्रेस ऐसा भी है जो वो खुद भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि किस चीज का स्ट्रेस है, बट स्ट्रेस तो डेफिनेटली है। बट वो जो भी कर रहे हैं, दिस इज अ फैक्ट, दुनिया का कोई भी पेरेंट जो भी कर रहे हैं, किसी भी थेरेपी में ले जा रहे हैं, वो कोई भी छड़ी ढूंढ रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट आउट ऑफ लव, टोटली आउट ऑफ लव। वो जो भी कर रहे हैं अपना बेस्ट कर रहे हैं, अपना बेस्ट कर रहे हैं। सो इन केस यू आर कैरिंग एनी काइंड ऑफ गिल्ट ऑन योर शोल्डर्स और ऑन योर हेड फ्रॉम योर पास्ट, किसी भी चीज का गिल्ट, मैंने जॉब छोड़ दी इतनी पढ़ाई करके उसका गिल्ट, मैंने जॉब नहीं छोड़ी, मैं अपने बच्चे को अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ या पा रहा हूँ, उसका गिल्ट, फैमिली को जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, इसका गिल्ट, मैंने बचपन में जब ये छोटे थे मैंने पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम नहीं किया, उसका गिल्ट, मैंने उनको अर्ली इंटरवेंशन नहीं शुरू कराया, मैं रेड फ्लैग नहीं पहचान पाया, उसका गिल्ट, दुनिया भर के गिल्ट, हम फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स हमारी पीछे छूट गई, हम सबको खुश नहीं रख पा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इसका गिल्ट, उसका गिल्ट, बस करो यार, छोड़ दो प्लीज। और सबसे पहले अपने आप को एक जोर से पैट करो, अपने लिए ताली बजाओ, यू हैव कम अ वेरी वेरी लॉन्ग वे, whatever you're doing is a very brave thing, सब लोग नहीं कर पाते। और हमेशा एक बात को हमें याद रखना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, at any given point of time any human being is doing the best that he can is a psychologically established fact। जो भी इंसान
जिस टाइम पर कुछ भी कर रहा है वो उस टाइम पर अपना बेस्ट ही कर रहा है, राइट? सो सारी चीजों पे कंडीशंस लगाना बंद करेंगे। पहले इसकी स्पीच आ जाए तब मैं अपनी हेल्थ पे फोकस करूंगा। यू नो, आपका बच्चा कंप्लीटली अनअवेयर है आपकी कंडीशंस और आपकी शर्तों से, वो बिल्कुल अनअवेयर है। तो प्लीज हटा दीजिए सारे गिल्ट, सारी शर्तें हटा दीजिए। वो हमें प्यार करता है फॉर हु वी आर नाउ। वो हम जो हैं, हम जैसे हैं, उसके लिए उसका यूनिवर्स है। एक पॉज लेते हैं और एक बार सोचिए, एक बार बहुत ध्यान से सोचिए, क्या कोई ऐसा वल्नरेबल मोमेंट आया था जब आप बहुत ज्यादा परेशान थे, ऑलमोस्ट रो रहे थे, ऑलमोस्ट चिल्ला रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, और उस टाइम इनफैक्ट बहुत गलत बातें सोच रहे थे, बहुत गलत बातें सोच रहे थे, और उस टाइम पर तभी आपके बच्चे ने आपको याद दिलाया किसी भी तरीके से कि वो तो आपसे अनकंडीशनली प्यार करता है, बिल्कुल बिना किसी शर्तों के, बिना किसी कंडीशन के वो आपको प्यार करता है। क्या ऐसा हुआ है किसी के साथ? तो प्लीज गिव मी अ यस, सो दैट आई नो दैट आई एम नॉट अलोन। मुझे ऐसा नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। मैं जब भी, जो भी, कितना भी डिप्रेस, कितनी भी एंशियस, कितनी भी आउट ऑफ कंट्रोल, ओवरवेल्म्ड फील कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के लिए आई एम द यूनिवर्स। उसके पास ऐसी कोई कंडीशंस और ऐसी कोई शर्तें नहीं है, उसके लिए आई एम द यूनिवर्स। सो ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो अलग अलग तरीकों से अपना प्यार एक्सप्रेस करते होंगे, लेकिन प्यार उनका बिना किसी शर्त के है, ठीक है? सो एक बार, क्योंकि हम सब यहाँ पर पेरेंट्स हैं, जल्दी से अपनी आईज बंद करेंगे और एक बार उस एक्सपीरियंस को, उस पल को एक बार फिर से महसूस करेंगे जो आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था, स्पेशली फॉर द मॉम्स बट ऑल्सो फॉर द डैड्स। वो फीलिंग, वो मोमेंट जब आपको सबसे पहले आपके नन्हे से बेबी को पकड़ाया गया था, जब सिस्टर ने या डॉक्टर ने, आंख बंद करके इमेजिन करिए, जब सिस्टर ने या डॉक्टर ने आपके बेबी को आपके हाथ में दिया था, या आपके चेस्ट पे रखा था, या आपके फेस के पास उसको टच कराया था, वो जो स्पेशल मोमेंट था, उसका जो सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन का टच था आपके फेस पे, वो जो आंसू निकल आए थे, उस मोमेंट को एक बार बहुत प्यार से महसूस कीजिए। जस्ट एक्सपीरियंस दैट फीलिंग वंस अगेन। It is one of the most incredibly beautiful moments that have been written down or documented, you know. And वो मोमेंट जब आप रीलिव करते हो, जैसे ही आप रीलिव करते हो, उस टाइम पे आपका जो ब्रेन है ना, उसके, आपके ब्रेन में जो न्यूरो रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन एंड सीरोटोनिन, ये जो केमिकल्स और न्यूरो जब रिलीज होते हैं, जितनी बार आप उस मोमेंट को एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हो, रीलिव करते हो, उनको हैप्पीनेस केमिकल्स भी बोलते हैं। ये अपलिफ्ट करते हैं ब्रेन, ये आपके ब्रेन को पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं। अब बहुत देर तक आपका ब्रेन एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होगा where it is way more positive, it has way more potential to learn। उसको बहुत कम फर्क पड़ेगा अब नेगेटिव बातों से और डिप्रेसिंग थॉट्स से। यू नो, नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आते हैं, पॉजिटिविटी के लिए हमें चूज करना पड़ता है, हमें एफर्ट डालना पड़ता है टू चूज पॉजिटिव थॉट्स। तो ये एक एक्सरसाइज है दैट यू कैन ऑफन डू एंड रीलिव दैट मोमेंट when that child was handed over to you for the very first time in your life, ठीक है? और हम सबका एक कोई ना कोई सपना होता है, एक मकसद है, एक एजेंडा है अपने बच्चे के लिए, एक मिशन है, ठीक है? अगर वन वर्ड में आपको बताना हो कि आपका आपके बच्चे के लिए एक अल्टीमेट ड्रीम क्या है, प्लीज पुट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। वन वर्ड आंसर, आपका आपके बच्चे के लिए एक अल्टीमेट ड्रीम क्या है, मुझे चाहिए इन द चैट बॉक्स, क्विकली, जल्दी से। वन वर्ड, इन वन वर्ड, व्हाट डू यू वांट फॉर योर चाइल्ड? What do you want for your child? One word, one word. Awesome, beautiful, beautiful. क्या बात है? Happy, independent, confident, self-sufficient. Yes, 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 yes. Beautiful. Keep going, keep going. You are announcing it to the universe. रुकना मत. Announce कर दो आज. मुझे ये चाहिए, ये मेरा सपना है और ये मुझे चाहिए. Just let it out.
abundance चाहिए, good human being चाहिए, self dependent चाहिए, happiness चाहिए, ये सीख जाए, वो सीख जाए, उसको ये मिल जाए, उसको वो मिल जाए, ऐसा क्या चीज है जो उसे मिल जाए और मैं धन्य हो जाऊं, फुलफिल ऑल हिज ड्रीम्स, ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी थॉट्स हैं, कितने प्यारे ड्रीम्स हैं हमारे हमारे बच्चे के लिए, है ना? राइट। सो एक बार सोच के देखना, जितनी भी चीजें हम सोचते हैं, जितनी भी चीजें, मेरे बच्चे को इंडिपेंडेंस मिल जाए, वो सारे काम अपने आप खुद से करने लगे, वो अपने आप हॉस्टल में जाके रहने लगे, कॉलेज एजुकेशन कर ले, उसको एक जॉब मिल जाए बहुत अच्छी, उसकी लाइफ में बहुत अबंडेंस हो, बहुत प्रॉस्पेरिटी हो, उसके पास स्पीच आ जाए, वो बहुत अच्छे से अपनी सारी बातें बताने लगे, उसको हायर एजुकेशन मिल जाए, उसको अपनी ड्रीम चॉइस ऑफ करियर मिल जाए, ड्रीम जॉब मिल जाए, वो अपना घर बनाए, उसकी बहुत प्यारी वाइफ हो, उसका बहुत प्यारा हस्बैंड हो, उसके बहुत प्यारे बच्चे हों। Ultimately, what are we looking at? We are looking at happiness. हमें हमारे बच्चे के लिए एक शब्द में चाहिए हैप्पीनेस। वो जो जो जहां रहे, जिस जॉब में हो, जिस करियर में हो, जितना जिस भी चीज को करना चाहे, उसमें उसको खुशी मिले, है ना? हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट ड्रीम फॉर ईच एंड एवरी पेरेंट, चाहे हम अलग अलग तरीकों से उसको एक्सप्रेस करें, स्पीच आए, लैंग्वेज आए, इंडिपेंडेंस आए, वट एवर हैपन्स, उसकी हैप्पीनेस इज वॉट आवर ड्रीम इज। और हैप्पीनेस आती है ट्रू लव और एक्सेप्टेंस से। तुम जो हो, जैसे हो, मेरे रॉक स्टार हो, तुम तेरा है पर मेरा है, तुम जिस भी लेवल पे हो आज, आई एक्सेप्ट यू एंड लव यू फॉर हु यू आर टुडे। आज तुम आगे चल के जो भी सीखोगे, जहां भी जाओगे, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू लव यू, बट आई लव यू राइट नाउ, टुडे, एंड आई एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर। तो इसी लव को बिल्कुल अनकंडीशनल बना देना है, नो कंडीशंस अटैच्ड। ड्रीम बहुत ब्यूटीफुल है हैप्पीनेस का, और उसमें कोई कंडीशंस नहीं है, ठीक है? अब इस लव को बिल्कुल टोटली 100% अवेलेबल बना देना है, नो मोर कंडीशंस। जब ये हो जाएगा तब मैं ऐसा कर पाऊंगी, जब ऐसा हो जाएगा, नथिंग, नो इफ, नो बट, ओनली जट, ओनली डट, डट जाओ। मेरे बच्चे को बिना किसी कंडीशन के, बिना शर्तों के अपना 100% देना मेरा हक है एज अ पेरेंट। अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीना और अपनी हेल्थ और लाइफ पे भी फोकस करना मेरा हक है। नो कंडीशंस, इट्स योर लाइफ, सो स्टार्ट वेयर यू आर। जो भी हो आप, जहां पे भी हो, वहां से स्टार्ट करो, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। ये वाला गिल्ट अपने दिल से निकाल देंगे कि आज मेरा बच्चा 18 इयर्स का है, काश मैंने 3 इयर्स पे शुरू किया होता। You are going to start where you are and use what you have and do what you can. Nobody is going to stop you. Nobody can stop you. ठीक है? ऐसे कुछ सवाल बहुत सारे मनों में आते हैं। कब सीखेंगे सोशल रूल्स? कब सीखेंगे बिहेव अप्रोप्रिएटली करना? कब सीखेंगे इंडिपेंडेंस अपनी डेली लाइफ में? कम्युनिकेटिंग कैसे सीखेंगे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कैसे सीखेंगे? ये क्वेश्चंस जो अनआंसर्ड हैं, वो अभी भी अनआंसर्ड हैं। तो आप पूछ सकते हो, फिर हमें क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है हमें? पूछो, आस्क इन द चैट बॉक्स, क्यों, व्हाई, हमें क्यों बुलाया है भाई? फील फ्री टू आस्क दिस, है ना? क्योंकि आवर टाइम इज प्रेशियस, वी आर पेरेंट्स। आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आप स्टेडियम में बैठे हुए ऑडियंस नहीं हैं, ना ही आप हो पाएंगे चाह के भी। आपको मैदान में उतर के खेलना ही होगा। हम सब प्लेयर्स हैं, तो आपके पास स्कोप नहीं है इधर उधर की बातें करने का, कितनी गर्मी है, सीट्स कितनी अनकंफर्टेबल हैं। जैसे मैदान में खड़ा हुआ प्लेयर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी तेज धूप है, उसका फोकस बस अगली बॉल पे होता है, और उसके मेंटोर ने उसे क्या सिखाया था, उसे अब इस बॉल को कैसे फेस करना है और कैसे अगला कदम लेना है। बिल्कुल ऐसे ही स्पेशल पेरेंट्स का फोकस अपने नेक्स्ट गोल पे होता है। सो वी आर प्लेयर्स, इसलिए बुलाया है, इसलिए बुलाया है इन दिस वेबिनार, जिसका फोकस है, जिसका फोकस है कि आज हम जब घर जाएंगे तो एक छोटा सा सोशल कॉन्सेप्ट, उसको सिखाने के लिए एक दो प्रिंसिपल्स, कुछ टूल्स और कुछ रूल्स कैसे यूज करते हैं, वो घर लेके जाएंगे। ठीक है? दिस वेबिनार इज फॉर द चेंज मेकर्स, फॉर पेरेंट्स who have chosen to be the change
for their children. Social concept है safety. हम सब उस बोट में हैं जब हमें लगता है काश मेरे बच्चे को ये समझ में आ जाए कि उसके लिए क्या सेफ है और क्या अनसेफ है, और वो किसी भी लेवल की सेफ्टी हो सकती है. वो पर्सनल सेफ्टी हो सकती है फॉर एन एडोलेसेंट, वो फिजिकल सेफ्टी हो सकती है फॉर अ लिटिल टॉडलर. और ये इतनी वेग चीज है, इतनी वेग कॉन्सेप्ट है, इसको सिखाना कितना मुश्किल है. पर्सनल सेफ्टी, दूसरों की सेफ्टी, कि मैं किसी और को हार्म ना कर दूं, रोड पे सेफ्टी, स्विमिंग पूल में सेफ्टी, किचन में सेफ्टी, फायर से सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी की सेफ्टी, अनसेफ टच से बचना, अगर आप कहीं हो गए इधर उधर तो अपने आप को सेफ रखना, इतना कुछ सिखाना है कि कहाँ से शुरू करें. that's the real question. तो जिसके लिए अभी हमने दो प्रिंसिपल्स जाने थे. One principle is that of consistency, which is a medically proven and scientifically established principle, which is called consistency. And the second one is count of one. शुरू हम count of one से कर सकते हैं. Okay? फिर 6 rules होते हैं of productivity, जो इस वेबिनार के स्कोप में नहीं आते. हम सब कुछ ये सारे टूल्स आज नहीं कर सकते, बट एक इंट्रो के लिए लेट्स टेक वन टूल. है ना? एक टूल है स्ट्रक्चर, जिसका नाम है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्कुल क्लैरिटी देना, हर चीज की क्लैरिटी देना, फिजिकल स्पेसेस की, कहाँ पर क्या काम करना है, कहाँ सोना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ इंडिपेंडेंट वर्क करना है, कहाँ प्ले करना है, कहाँ खत्म करके चीज को रखना है, कहाँ. दैट्स फिजिकल स्ट्रक्चर. टाइम, कब क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, दैट्स अ शेड्यूल, जो फिजिकल टाइम का स्ट्रक्चर होता है. एंड एक्टिविटीज, कहाँ से शुरू होगी एक्टिविटी और कहाँ खत्म हो जाएगी. याद रखना, हमारे बच्चे और इवन एडल्ट्स वेग गेम्स और वेग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जहां उन्हें यही नहीं समझ आता कि शुरू कब हो रहा है और खत्म कब हो रहा है. जितने भी रैंडम गेम्स बच्चे खेलते हैं ना, पकड़म पकड़ाई एंड सो ऑन, वो हमारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है क्योंकि वो क्लियर बिगिनिंग और क्लियर एंडिंग नहीं होती उस गेम. सो जिन गेम्स में क्लियर बिगिनिंग और क्लियर एंड होते हैं, क्लियरली डिमार्केटेड होती हैं, वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं और वो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो सकते हैं. सो clarity of people, clarity of places, that's called structure. Similarly, एक powerful tool है visual supports. Again, it is too big or too huge a topic, लेकिन फिर भी just to touch and give you a hint which you already know, most of you. अगर मैं अपने बेटे को बोलूं कि बेटा हमारे नेबरहुड में ना, अगर आप कभी मम्मा नहीं है घर में तो आप ये वर्षा आंटी हैं, ये रहती हैं D1101, वो बिल्कुल सेफ है, आप उनके घर जा सकते हो. अगर मैं यही बात हर रोज बताऊं, 21 दिन तक बताऊं, 66 डेज तक बताऊं, तो क्या वो इनफ है? क्या वो इनफ है? हम बोलेंगे हमने तो 66 डेज तक बताया पर उसने फिर भी नहीं सीखा. उसने तो सीखा ही नहीं, मैं तो बताए जा रही हूँ, 66 डेज से भी ऊपर हो गए, तो वो प्रिंसिपल तो फेल हो गया कंसिस्टेंसी का. सो अगेन, राइट अंडरस्टैंडिंग. सो वो इनफ नहीं है, क्योंकि उसको साथ में विजुअल की जरूरत होगी. सिर्फ बोली हुई बात इतने अच्छे से रजिस्टर नहीं हो पाती. एक विजुअल, एक सोशल स्टोरी जो बहुत बार सुनाया जाए, कुछ बुक्स जिसमें क्लैरिटी से वो वाली आंटी और वो वाले नेबरहुड का नंबर एटसेट्रा क्लैरिटी से दिया गया होगा, तो उनको बहुत अच्छे से रजिस्टर होगा. सेफ सर्कल, वो सेफ लोग कौन होते हैं, उनकी फोटो एक सेफ सर्कल के अंदर लगा के दिखाई जाएगी और लगातार 66 डेज तक दिखाई जाएगी, तो मेरा बच्चा पहचानने लगेगा कि ये मेरे सेफ लोग हैं, दीज आर माई सेफ पीपल, और ये मेरे सोशल पीपल हैं, और इसके बियॉन्ड जो भी जाते हैं वो सब स्ट्रेंजर्स हैं. सिमिलरली, कब मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे वापस आना है, किस दिन मेरा हेयर कट है, किस दिन मेरी स्विमिंग क्लास है, अगर सिर्फ वर्बली बता के हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमारी सोशल रूल्स को समझे और वहां पर वैसे ही बिहेव करे जैसे हम चाहते हैं, तो वो हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. वी हैव टू प्रोवाइड a visual. We don't have to keep magical expectations. So all the principles and rules will apply provided we use the understanding, the right understanding. All the techniques and strategies will apply because विजुअल इंफॉर्मेशन क्या होती है, कॉन्क्रीट होती है. जस्ट लाइक एनी चेकलिस्ट, जैसे हम शॉपिंग के लिए बना लेते हैं, हम दिमाग पे डिपेंड नहीं करते ना, बना लेते हैं. एक प्लानर होता है, टाइम टेबल होता है, वो भी लिखित में होता है. अब मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ लेकिन साथ में मैं पीपीटी भी दिखा रही हूँ, क्योंकि एक विजुअल हेल्प कर रहा है आपको टू रजिस्टर थिंग्स बेटर. तो विजुअल कॉन्क्रीट होता है, परमानेंट होता है, बार बार डिसअपियर नहीं होता, परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होता. यही प्रेजेंटेशन
अभी अगर मेरा नेटवर्क चला जाएगा तो ये प्रेजेंटेशन कोई और टीम मेंबर टेक ओवर कर सकते हैं, सीमा मैम कर सकती हैं, वंदना मैम कर सकती हैं, मेरे सामने बैठे हैं, दे विल नॉट चेंज, दिस इंफॉर्मेशन विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन द सेम। मेरा बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा अगर हम एक ही विजुअल को अलग अलग लोग उसे दिखाएंगे, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम टू लर्न। वो टैंजिबल होता है, वो रिप्रोड्यूसिबल होता है, बार बार उसी विजुअल को दिखाया जा सकता है। So visual information is way more concrete, and visual support is a powerful tool. Just like structure, the other tool is visual supports. आज हमने दो tools की बात की, ठीक है? ऐसे ही 10 rules होते हैं। 10 rules होते हैं when we want to work with our children. उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका पोटेंशियल रियलाइज कराने के लिए अगर हम ये 10 रूल्स अप्लाई करना शुरू कर दें अपनी डे टू डे लाइफ में, so it will be a game changer. It will be a game changer. But like I said, हम सारे 10 rules आज के सेशन में नहीं कर सकते. So we'll touch 1, 2 or maybe maximum 3 rules. एक रूल है what we nurture grows. Self explanatory है. किसी भी चीज को अगर हम चाहते हैं कि वो और बढ़े, ग्रो करे, तो हमें उसे नर्चर करना है, हमें उसे नर्चर करना है। नर्चर मीन्स उस पर फोकस करना। जिस भी चीज पे हम फोकस करेंगे वो ग्रो करेगी, वो बढ़ती जाएगी। जिन चीजों को हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा बार बार करे, लगातार करे, फिर से करे, उन सारे गुड अटेम्प्ट्स को जो उसने किए अगर हम सेलिब्रेट करें तो हमें और गुड अटेम्प्ट्स मिलेंगे। श्रावंती प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। सो हम और ज्यादा गुड अटेम्प्ट्स मिलेंगे अगर हम बिग रिएक्शंस देंगे टू द गुड बिहेवियर्स, जो कि अक्सर छूट जाता है। गुड बिहेवियर्स पे रिएक्शन छूट जाते हैं, टाइप यस अगर ऐसा होता है। जब गलत बिहेवियर हो जाता है तो हम बड़े जबरदस्त रिएक्शन देते हैं, ये क्यों तोड़ दिया, टॉयलेट एक्सीडेंट क्यों कर दिया, वहां पर रोए क्यों, ये तोड़ा क्यों, वहां पर भागे क्यों, वहां बैठे क्यों नहीं, वो हम अच्छे खासे रिएक्शंस देते हैं। लेकिन जब वो गुड बिहेवियर कर रहे होते हैं तो हमसे छूट जाते हैं, कितने अच्छे से बैठा है, हाय छोड़ दो, डिस्टर्ब मत करो, है ना। सो वो जो गुड बिहेवियर्स होते हैं उन पे हमें ज्यादा रिएक्शंस देने हैं, बड़े बड़े रिएक्शंस देने हैं, थिएट्रिकल ड्रामेटिक रिएक्शंस देने। और जो छोटी छोटी गुड अटेम्प्ट्स भी होती हैं उनको सेलिब्रेट करना भूलना नहीं है। सो जिस भी चीज को हम चाहते हैं कि वो बढ़े और ज्यादा हो, बार बार हो, तो उसको ज्यादा रिएक्शन देना है, ज्यादा नर्चर करना है, ज्यादा सेलिब्रेट करना है, ठीक है। सो दैट्स वन रूल। एक और रूल जल्दी से करते हैं, and that rule is a behavior can never be eliminated. है एक बिहेवियर जो उसने सीख लिया उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग हियर, यू नो। अगर मेरे बिहेवियर्स, जो गलत बिहेवियर्स मेरे बच्चे ने सीख लिए, जो मुझे गलत लगते हैं, अगर उसने सीख लिया और वो एलिमिनेट नहीं हो सकते, तो सॉरी आई एम लीविंग, मुझे नहीं सीखना और कुछ, देन इट इज ऑल यूजलेस। यस इट इज अ फैक्ट, एक बिहेवियर एलिमिनेट नहीं हो सकता। से फॉर एग्जाम्पल आपको जो एंटी सोशल बिहेवियर लगता है वो एलिमिनेट या रिमूव या डिलीट नहीं हो सकता सिस्टम से, लेकिन वो क्या हो सकता है, वो रिप्लेस हो सकता है विद अ मोर अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसका रिप्लेसमेंट सिखा सकते हैं, ऑल्टरनेटिव सिखा सकते हैं कि हम अगर हमें फोन बहुत जोर से किसी का चाहिए तो हम छीनने की बजाय मांग सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम ऑल्टरनेटिव बिहेवियर सिखाते चल सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर 3 रूल्स दैट आई वांटेड टू ब्रिंग अप टुडे। और क्योंकि बिहेवियर की बात हो रही है और बिहेवियर 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 हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा एजेंडा होता है, प्लीज गिव मी अ यस अगर होता है तो। अगर बिहेवियर किसी भी पेरेंट की लाइफ का अभी करंटली एक डिफिकल्टी या एजेंडा है तो गिव मी अ यस। बस 2 लोगों का है, 3 4 5 6 7 8 9 10, कम ऑन। अभी यूनिवर्स सुन रहा है, जल्दी जल्दी बताना है हमें क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सुन रहे हैं, जल्दी जल्दी लेट्स कम अप, है ना। सो हाँ है, देखो कितने सारे। सो वी आर स्ट्रगलिंग विद दिस थ्योरी इन आवर माइंड कि मेरे बच्चे के बड़े डिफिकल्ट और चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं और मुझे बिहेवियर मैनेजमेंट करना है, मुझे बिहेवियर थेरेपिस्ट के साथ बैठ के बिहेवियर को मैनेज करना है। सो बिहेवियर की बहुत ज्यादा बात हम नहीं कर पाएंगे इस वेबिनार में, लेकिन एक छोटा सा पाथवे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जिसे बोलते हैं न्यूरल पाथवे ऑफ एनीथिंग दैट वी डू।
neural pathway of a could be a neural pathway of a behavior. सो न्यूरल पाथवेज कैसे काम करते हैं और हमारे धीरे धीरे कोपिंग मैकेनिज्म्स कैसे बनते हैं, अडेप्टेबिलिटी कैसे आती है, कर करके धीरे धीरे अडेप्टेबिलिटी, जिसे सोशल अडेप्टेबिलिटी भी बोलते हैं, वो कैसे आती है. जरूरी नहीं है हर चीज के लिए 100% आ जाए, लेकिन न्यूरल पाथवेज लगातार बन रहे हैं, लगातार हमारे न्यूरॉन्स अपने नेटवर्क्स बना रहे हैं, नए नए साइनेप्सेस बना रहे हैं, सीख सीख के. सो उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है. सो एक बार बिहेवियर, किसी भी बिहेवियर का न्यूरल पाथवे देखते हैं, ठीक है. प्रेजेंटली हमारे बच्चे के या मेरे या आपके पाथवेज ऐसे वर्क करते हैं. बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने एक लेमैन टर्मिनोलॉजी के लिए बनाया है कि एक ग्रीन पाथवे होता है जिसमें हम सब बहुत काम है, शांत हैं, आराम से मजे से कुछ सीख रहे हैं. अचानक से अगर हमें कोई थ्रेट डिटेक्ट हुआ तो रेड पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, रेड पाथवे. और अगर इतना ज्यादा वो थ्रेट बढ़ गया कि अब हम कुछ नहीं कर पा रहे, ना फाइट ना फ्लाइट, तो हम शटडाउन में चले जाते हैं. दैट्स कॉल्ड द ब्लू पाथवे. तब उस टाइम हमारा ब्लू पाथवे एक्टिवेट हो जाता है. कैसे काम करते हैं ये एक बार देखते हैं. वंदना मैम और उनका बच्चा आराम से पार्क में वॉक पे जा रहे हैं, मजे से सैर कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं. तो उनका कौन सा पाथवे एक्टिवेटेड है इस टाइम? ग्रीन पाथवे. ठीक है, सब ऑल इज वेल गाना गा रहे हैं. अचानक उनके सामने आ गया शेर. ठीक है, अब जब शेर आ गया तो थ्रेट डिटेक्ट हुआ, ब्रेन ने डिटेक्ट किया थ्रेट. वैसे तो बड़ा क्यूट लग रहा है लेकिन लैपटॉप में क्यूट लग रहा है. सो थ्रेट डिटेक्ट हुआ, ब्रेन ने थ्रेट डिटेक्ट किया, और जैसे ही डिटेक्ट किया कौन सा पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा? रेड पाथवे. उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, एड्रेनलिन निकलने लगेगी, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, ब्लड बहुत तेजी से आपकी लेग्स की तरफ रश करेगा, और आप हो सकता है भागने लगो, हो सकता है भागने लगो, या हो सकता है आप क्रैश क्रैश ऐसे ऐसे करने लगो जो लड़ाई में करते हैं, जिसे बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. फाइट और फ्लाइट जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. ऐसा होता है, सबके साथ होता है जब थ्रेट डिटेक्ट होता है. दैट्स द रेड पाथवे. अब जो कुछ भी वंदना मैम और सक्षम उस टाइम कर रहे हैं, जो वो तेजी से भागे वहां से, क्या उन्होंने सोच समझ के किया? क्या करूं, इसके साथ लड़ूं कि ना लड़ूं, अभी तो मेरे नेल्स भी लंबे लंबे हैं, रहने देती हूँ, ये सब कोई सोच नहीं रहे हैं वो. एवरीथिंग इज इनवॉलंटरी. whatever is happening at that time when the threat is detected is involuntary. It happens on its own because the red pathway is activated. Your brain is not giving you time कि आप सोचो उस टाइम पर. जो भी पर्सन थ्रेट को डिटेक्ट करता है वो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और वो इनवॉलंटरी तरीके से रिस्पॉन्स देता है. ठीक है, अब मान लो जी शेर का बहुत ही मन कर गया कि मैं तो सक्षम की आंखों में देखूंगा, मुझे तो देखना है. ठीक है, तो उसने आई कांटेक्ट दिया और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया. तो अब वंदना मैम को क्या हुआ? शेर बिल्कुल पास आ चुका है. अब वंदना मैम हो गई फ्रीज, इमोबिलाइज. इस टाइम वो ना भाग पाएंगी ना वो लड़ पाएंगी, उसको बोलते हैं शट डाउन. इस टाइम ब्लू पाथवे एक्टिवेट हो गया, दैट्स कॉल्ड अ शट डाउन. इसमें सब कुछ शट डाउन हो जाता है. तो ये जो हमारे तीनों पाथवेज हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं, ना सक्षम के, ना वंदना मैम के, ना मेरे, ना आपके बच्चे के. सो इससे हमें ये समझ में आया कि जितने भी बिहेवियर्स मेरे बच्चा करता है उसमें से ज्यादातर बिहेवियर सेफ्टी और थ्रेट से अंडरलाइंड होते हैं. ज्यादातर बिहेवियर्स वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, ज्यादातर बिहेवियर्स अडेप्टिव होते हैं. बहुत सारे बिहेवियर्स इंडिकेटर्स होते हैं कि कोई थ्रेट है, वो वॉलंटरी नहीं होते, वो जानबूझ के वो नहीं कर रहा. जब भी उस बच्चे को कोई थ्रेट डिटेक्ट होगा उसका नर्वस सिस्टम ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेगा. आपके बच्चे का लायन क्या है वो अलग बात, आपके बच्चे का शेर क्या है, आपके बच्चे का ट्रिगर क्या है वो अलग बात. वो बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं. किसी बच्चे के लिए एक ताली की आवाज शेर हो सकती है, उसका उसका रेड पाथवे एक्टिवेट हो सकता है, उसको मेल्टडाउन हो सकता है, उसका आउटबर्स्ट हो सकता है एक ताली की आवाज पे. एक सैलून के पास से गुजर गए तो उसका इतना ज्यादा डर हो कि वो एक्टिवेट हो सकता है उसका रेड पाथवे. रोटी का गस्सा आगे ले आए तो वो इतना परेशान हो सकता है. टॉयलेट की सीट उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है. एक वर्बल इंस्ट्रक्शन जो जोर से बोल दिया या डांट के बोल दिया वो उसके लिए ट्रिगर हो सकता है, वो उसका शेर हो सकता है. अलग अलग टाइम पे भी
अलग अलग लायंस हो सकते हैं आपके बच्चे के, बस आपको अपने बच्चे के लायंस को पहचानना है। वो कौन से थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो उसका रेड पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मेल्टडाउन में चला गया, या कभी कभी हम बोलते हैं इसने टैंट्रम थ्रो कर दिया, कभी कभी, है ना, हम ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो हमें वो लायन को पहचानना है, और हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि इन ऑल केसेस, बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने सही से कॉन्सिक्वेंस नहीं बताया उसको। अगर हम ठीक से कॉन्सिक्वेंस बताते कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस ठीक से सेट करते तो शायद ये नहीं होता। हमें अब ये समझ जाना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस काम नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिहेवियर्स आर अंडरलाइंड बाय थ्रेट। वो लायन जो है वो इनवॉलेंट्री पाथवेज को एक्टिवेट कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते, सुनो हम वॉक पे जा रहे हैं, अगर तुम रेड पाथवे में नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें लॉलीपॉप दूंगी, हम ऐसा नहीं कह सकते, वो उसके हाथ में नहीं है। या अगर तुम रेड पाथवे में गए तो वापस आके मैं तुम्हें ये पनिशमेंट दूं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं हो रहा है। मेक सेंस? 70% ऑफ व्हाट माय चाइल्ड डज, 70% जो मेरा बच्चा करता है जिसको लेबल कर दिया जाता है एज एंटी सोशल बिहेवियर्स, वो बिकॉज ऑफ एन अंडरलाइन थ्रेट कर रहा होता है। बहुत बार अगर हम उस रिएक्शन को, इस रिस्पॉन्स को ध्यान से देखेंगे तो हमारा बच्चा कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ये चीज मुझे परेशान कर रही है, इस चीज से मुझे कुछ तकलीफ है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही हमारे एक अराउजल का स्टेट होता है, एक ऑप्टिमल अराउजल होता है। अभी आप सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे सुनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जिन्हें थोड़ी नींद आने लग गई होगी, उन्हें लग रहा होगा कब बंद करेगी ये अपना, उनका लो अराउजल जा रहा होगा। कुछ लोग होंगे जो बहुत ही एक्साइटेड होंगे, नोट्स लेके, विराज की मैम आए, एंड सो ऑन। सो किसी का ऑप्टिमल अराउजल जिस टाइम पर हम बिल्कुल बैलेंस स्टेट में है, काम स्टेट ऑफ माइंड में है, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, ऑप्टिमल अराउजल होता है। और जब हम हाई अराउजल में होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हम ऑलरेडी इतने हाई अराउजल में हैं कि एक जोर से आवाज आते ही छलक जाते हैं, मेल्ट डाउन हो सकता है। दैट्स अ हाई अराउजल स्टेट। ऑटिस्टिक बच्चे, ऑटिस्टिक लर्नर्स बहुत ज्यादा टाइम वो ऑप्टिमल की जगह या तो हाई अराउजल स्टेट में होते हैं या लो अराउजल स्टेट में होते हैं। लो अराउजल का मतलब होता है हम बताए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो बहुत जबरदस्त वाला सीकर ही है, सीख करे जा रहा है सेंसरी इनपुट्स एंड सो ऑन। सो जो कुछ भी मेरा बच्चा कर रहा है जिसे हम बिहेवियर का नाम दे रहे हैं, इट कुड बी बिकॉज उसको रेगुलेशन नहीं करना आ रहा है। अगर वो हाई अराउजल स्टेट में है तो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करके ऑप्टिमल स्टेट में नहीं ला पा रहे। वेरएज आप और मैं, अगर हमें जरा सी भी एक बार यौन आएगा तो हम जल्दी से एक गिलास पानी पी लेंगे, खड़े हो जाएंगे, स्ट्रेच कर लेंगे, हमने अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लिया। ऐसे ही अगर हमें गुस्सा आएगा तो हम अपने आप को शांत करने के लिए या तो पानी पी लेंगे, या वॉक करके आएंगे, या ओम बोल लेंगे, या किसी को कॉल कर लेंगे। हम सेल्फ रेगुलेट कर पा रहे हैं, मेरे बच्चे को अभी रेगुलेशन नहीं आया है। जो कुछ भी वो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि या तो उसकी अराउजल स्टेट ऑप्टिमल नहीं है, या फिर उसने कोई अडेप्टिव बिहेवियर लिया है क्योंकि उसने कोई थ्रेट डिटेक्ट किया था। और जितना भी बिहेवियर मैनेजमेंट है, जितने भी बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं और उनका जो बिहेवियर मैनेजमेंट है, वो सारा यहीं आके रुकता है। वो क्या सिखाएंगे? सेल्फ रेगुलेशन। they will be teaching self regulation, they will be detecting threats, telling you कि इन थ्रेट्स को हम अवॉइड करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, इनके लिए डिसेंसिटाइज करेंगे बच्चे को, और हम सेल्फ रेगुलेशन सिखाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन कैसे सिखाते हैं वो ज्यादा हो जाएगा, we will definitely do it in another session in detail, right? And the last rule that I want to talk about is respect communication. एक रूल होता है जिसको बोलते हैं respect communication. No means no. This is a Sunrise program rule and it's a very beautiful rule. I love it. कहने में बहुत आसान है, बहुत सिंपल है कि हाँ, अगर मेरे बच्चे ने कुछ कम्युनिकेट किया तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है, सिंपल। अगर उसने बोला नहीं तो नहीं। से फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट लिया है कि मैं अपनी बेटी को सैलड खाना सिखाऊंगी, उसको इंकरेज करूंगी कि अब वो सैलड खाया करो, ठीक है, पर जितनी बार मैं सैलड लेके जाती हूँ वो बोल देती है नो। तो वो नो बोल देती है, या ऐसे हाथ उधर कर लेती है, या फेस उधर कर लेती है, या अपने बॉडी लैंग्वेज से बता देती है कि नो। तो आप ये सोच सकते हो या कह सकते हो कि नहीं मैंने बहुत बार ट्राई किया पर वो
नहीं खाती, उसको नहीं खाना पसंद, विच इज फैंटास्टिक। आपने उसका नो को रिस्पेक्ट किया। जितनी बार आप सैलेड लेके गए उतनी बार आपके बच्चे ने आपको नो बोल दिया। तो ये रूल कहता है नो मीन्स नो, परफेक्ट। तो अब आप पूछोगे तो भाई ये क्या बात हुई, आपने कह दिया रिस्पेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है मान लिया मेरे बच्चे ने सैलेड की प्लेट फेंकी नहीं, मेरे बच्चे ने उसे फेंक के नहीं मारा, गुस्सा नहीं किया, तो रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट किया, तो मैंने भी उसकी बात को, उसके कम्युनिकेशन को रिस्पेक्ट किया और उसके नो को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर मैं सैलेड खाना सिखाऊंगी कैसे? आप बोल रहे हो रिस्पेक्ट कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट कम्युनिकेशन, अरे कब तक रिस्पेक्ट करेंगे? अल्टीमेटली मुझे सिखाना तो है ही उसको सैलेड खाना। सो ये रूल पूरा कहता है नो मीन्स नो, बट ओनली फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। आप 5 मिनट के बाद वही सैलेड की प्लेट फिर से लेके पेश कर सकते हो, हाय बेबी आई एम बैक, चलो अब सैलेड ट्राई करते हैं। सो व्हाट यू आर टीचिंग टू द चाइल्ड इज कि अगर तुम मुझसे प्यार से नो बोलोगी तो सर आंखों पर, आई रिस्पेक्ट इट, आई रिस्पेक्ट योर कम्युनिकेशन, मैं चली जाऊंगी। लेकिन आपने उसको ये भी सिखाया कि ये सैलेड खाना तो मैं कंसिस्टेंटली ट्राई करूंगी, कंसिस्टेंसी और काउंट ऑफ 1 से मैं ट्राई करती रहूंगी, सोशल स्टोरी भी सुनाऊंगी। सो यू कैन कंटिन्यू टू यूज simple strategies to teach a skill for a very long period of time with consistency and with count of 1 using the 3 rules that we discussed today. ठीक है? Make sense? All right. Now, क्योंकि हमने बात की respect communication, communication, मेरा बच्चा communicate कर रहा है, that is a dream for so many of us. Effective communication is your dream. मेरा बच्चा effectively communicate करने लगे, give me a yes, give me a yes if you want that. मेरा बच्चा effectively communicate करने लगे, अपने दिल की बात बताने लगे, अपनी basic needs बताने लगे, अपनी feelings communicate करने लगे, मुझे yes और no में communicate करने लगे, अपनी choices को, अपनी preferences को बताना शुरू कर दे। कितने सारे चैट बॉक्स में यस आ गए, यूनिवर्स यू बेटर लिसन टू दिस, यू बेटर डू दिस, यस। सो हमारे बच्चे इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीख जाएं, सीखने लगे, दिस इज आवर ड्रीम एंड आवर टारगेट। और इसी नोट पे आई वांट टू इनवाइट वंदना गौतम मैम, शी इज द क्वीन ऑफ टीचिंग कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट थ्रू वर्बल स्पीच, जिसके लिए हमारे पास बहुत ही अमेजिंग टीम मेंबर्स हैं, but also through non-verbal communication. So, Vandana ma'am, over to you for the skill of communication. Thank you, Dr. Sonali. आज जो मैं आपके साथ आज मैं जो आपके साथ बात करूंगी वो ना तो मैं क्या चाहती हूँ अपने बच्चे से उसके बारे में होगी, ना एक टीचर या थेरेपिस्ट क्या चाहता है उसके बारे में होगी। आज हम एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे अपने बच्चे की, उसकी जुबानी। तो मेरा बच्चा अब कुछ कहना चाह रहा है अपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो वो फील करता है, जो उसका रोज जो दिन गुजरता है उसके बारे में वो हमें कुछ बताना चाह रहा है। और वो छोटी सी स्टोरी आज हम सब मिलकर सुनेंगे, अपने बच्चे की दिल की बात हम सुनेंगे। एक मिनट चलो। A story of communication. Hi dear parents, this is me, your child. ये बच्चा है आपका, मेरा, कोई भी बच्चा है, कोई भी हो सकता है, जो कि आज आपके सामने आया है और अपनी बात कहने के लिए, एक स्टोरी सुनाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो हाय डियर पेरेंट्स, दिस इज मी, योर चाइल्ड। आई हैव अ स्टोरी टू टेल यू टुडे। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। मेरी कहानी, I wake up in my beautiful theme room, filled with potential for adventure, yet without a way to express or communicate. My excitement is muted.
My parents struggle to interpret my needs as I begin my day in silence. ये एक स्पेशल नीड बच्चा है हमारा बच्चा, जो कि बोल नहीं पाता है, नॉन वर्बल है। तो वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है, मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ उस मॉर्निंग के लिए, बहुत थैंकफुल होता हूँ, बहुत एक्साइटेड होता हूँ। लेकिन जो मेरी एक्साइटमेंट है वो टोटली म्यूटेड होती है, मैं उस एक्साइटमेंट को आपके साथ शेयर नहीं कर पाता हूँ। माई पेरेंट्स स्ट्रगल टू इंटरप्रेट माई नीड्स एज आई बिगिन माई डे इन साइलेंस। मेरा जो दिन है वो एक साइलेंस से स्टार्ट होता है, और मेरे पेरेंट्स ये स्ट्रगल करते रहते हैं कि आज ये क्या चाहता है, या आज ये क्या बताना चाहता है, आज मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो उनकी स्ट्रगल चलती रहती है, right from the start of the day when I wake up. At breakfast, my parents guess at what I might want to eat, often getting it wrong. This morning, they place a bowl of cereals in front of me, not knowing my dislikes. I stared at the bowl, frustrated and unable to say, I wanted idlis instead. आज ब्रेकफास्ट के टेबल पर मेरे पेरेंट्स हमेशा गेस करते हैं कि मैं क्या खा सकता हूँ, मेरे क्या लाइक्स हैं या डिसलाइक्स हैं, क्योंकि मैं कभी बता नहीं पाया कि मेरे लाइक्स या डिसलाइक्स क्या हैं। तो उन्होंने गेस किया और मुझे आज सीरियल्स दे दिए खाने के लिए, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं क्या करता, मेरे पास तो कम्युनिकेशन है नहीं, कुछ बताने के लिए है नहीं। तो मैंने फ्रस्ट्रेशन से उस बाउल को देखा, मुझे तो आज इडली खाने का मन था, तुमने मुझे सीरियल दे दिए फिर से। मैं बताना चाहता था पर मैं बता नहीं पाया। Preparing for school, I am completely dependent on my parents. I have no visual schedule to guide me or tools to express my preference. This lack of independence leaves me feeling disconnected and passive as my parents hurriedly move through the routine. जब मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूँ तो मैं मोस्टली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता हूँ। मेरे पास कोई विजुअल शेड्यूल नहीं है जिससे मैं अपनी प्रेफरेंस बता पाऊं या मुझे क्या करना है मैं समझ पाऊं। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है वो मुझे डिसकनेक्टेड फील कराती है पूरी फैमिली से, और हमेशा हम रश में रहते हैं, मैं और मेरे पेरेंट्स, और एक पैसिव रूटीन हम फॉलो करते हैं। इन स्कूल, when teachers and classmates use verbal instructions and choices, I feel lost and isolated. I cannot participate in selected activities and sit by myself while other children engage with each other. स्कूल में जब वर्बल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, चॉइसेस दी जाती हैं, वर्बल चॉइसेस दी जाती हैं, तो मैं अपने आप को अलोन और लॉस्ट फील करता हूँ। मैं अकेला महसूस करता हूँ क्योंकि सब लोग एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मुझे अपनी चॉइस बताना नहीं आ रहा है। Noisy places are chaotic for me. Today, when I was unable to find my snack box, I became overwhelmed and has no way to ask for help. My frustration culminates in a meltdown, leaving me in tears and the teacher struggling to calm. शोर वाली जगह और बहुत लोगों वाली जगह मुझे पसंद नहीं है। आज स्कूल में मुझे अपना लंच बॉक्स नहीं मिल रहा था क्योंकि वो बहुत शोर था, बहुत बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, तो मैं ओवरवेल्म हो गया। मुझे नहीं पता था मैं कैसे हेल्प मांगू, तो मेरा मेल्टडाउन हो गया, और उसके बाद मैं और मेरे टीचर दोनों अकेले रह गए और बैठकर मैं रोता था। Even at home, communication is a struggle. घर में भी अपनी बात बताना मेरे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। My inability to express my thoughts and feelings lead to frequent misunderstanding and mutual frustration. जब मैं अपनी बात नहीं बता पाता हूँ तो मम्मी और पापा मुझे मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं,
मैं बताना कुछ और चाहता हूँ, वो कुछ और समझते हैं, और इससे हम मेरा और उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाता है. माई फैमिली feels helpless, unsure how to help me engage more fully with me and the world around me. मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी फैमिली फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि कैसे मुझे मीनिंगफुली एंगेज रख सकें अपने साथ और इस वर्ल्ड में. How I feel when I'm not able to communicate. जब मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ तो मैं ऐसा फील करता हूँ. हम में से कोई बच्चा सैड हो जाएगा, अकेला बैठ जाएगा. किसी को कम्युनिकेट करना नहीं आता तो गुस्सा करूंगा. कभी कभी अपने सेल्फ एंगेजिंग बिहेवियर्स में चला जाऊंगा, बाइटिंग नेल्स और बाइटिंग माई सेल्फ और हर्टिंग माई सेल्फ. कभी कभी अपने बालों को खींचने लगूंगा, कभी कभी गुस्से में चीजों को फेंकने लगूंगा, कभी कभी बिना मतलब के आपको लगेगा कि मैं रो रहा हूँ, बट मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ. मैं ऐसा फील नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बात कैसे बताऊं. क्योंकि मैं बोल नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं. आई विश, भगवान से ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी एक बहुत बड़ी विश है. आई वेक अप इन माई ब्यूटीफुल थीम रूम filled with potential for adventure, with a way to express or communicate, and my excitement doubles. मेरी ये विश है कि जब मैं सुबह सोकर उठूं तो मेरे पास कुछ हो, कोई ऐसा टूल हो अपनी बात बताने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, जिससे जो मेरी मॉर्निंग वाली एक्साइटमेंट है वो डबल अप हो जाए, और मुझे खुश देखकर मेरे मम्मी पापा भी मेरे थॉट्स को अंडरस्टैंड करें और मेरे लिए खुश हो. जब मेरे पेरेंट्स को एग्जैक्टली पता होगा मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में, तो हमारी कंट्रोल बेटर नहीं हो. सो आई विश आई वुड हैव बीन गिवन चॉइसेस लाइक दिस. आई विश जब मुझे स्कूल के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है तो मेरे पास विजुअल शेड्यूल. मुझे आप मम्मी और पापा की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए. वो इंडिपेंडेंस मुझे मेरे विजुअल शेड्यूल से मिलेगी. तो अगर मेरी विश है कि अगर मेरे पास ऐसे टूल्स हो जो मुझे इंडिपेंडेंट बनाए, तो मैं फील करूंगा, ऐसे ही एक्टिव फील करूंगा जैसे कि घर का दूसरा कोई फैमिली मेंबर फील करता है. इन स्कूल में जब सब बच्चे अपने चॉइसेस बता रहे हैं, अपने आंसर्स बता रहे हैं, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरे पास मेरे पास भी कोई ऐसा टूल हो जो मैं अपने टीचर के साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूं, कम्युनिकेट कर सकूं, और सब स्टूडेंट्स के साथ, सब फ्रेंड्स के साथ उसे अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकूं. मुझे पता है कि मेरी सेंसेस काइटिक और नॉइसी प्लेसेस को झेल नहीं पाती हैं. काश मेरे पास एक ऐसा टूल हो जो मैं ओवरवेल्म होने से पहले ही हेल्प मांगने में मुझे बहुत हेल्पफुल हो, और मैं अपने टीचर को बता पाऊं कि मैं ओवरवेल्म होने वाला हूं, प्लीज मुझे सपोर्ट कर दीजिए. मैं फ्रस्ट्रेटेड और डिस्कनेक्टेड फील नहीं करना चाहता. मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हो और सब सोशल एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्टेड फील करें. आई विश दैट ऑल आर स्ट्रगल्स एंड वी लिव अ हैप्पी लाइफ टुगेदर. Give me my communication, please, because every voice need to be heard and mine too. हर वॉइस को सुने जाने का हक है, और मुझे भी वो हक है कि मैं अपनी आवाज आपको पहुंचा सकूं. थैंक यू. दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. जो मेरे बच्चे चाहता है, हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहती, ये मेरा बच्चा चाहता है. ये कोई टीचर नहीं चाहता, ये मेरा बच्चा चाहता है.
ये कम्युनिकेशन देने से उस बच्चे को जो इंडिपेंडेंस मिलेगी, जो सेल्फ एस्टीम मिलेगी, जो एक ग्रेट टूल बनेगा टू बी एन एक्टिव पार्टनर इन द सोसाइटी, दैट इज प्राइसलेस। तो अब अगर हम कम्युनिकेशन में